लास्ट टाइम हमने एनोलॉजी क्रिएट करना स्टार्ट की थी। एनोलॉजी जो थी वो आपकी थर्मल सर्किट्स की एनोलॉजी आपने हमने क्रिएट करना शुरू की थी किसके साथ, आपके इलेक्ट्रिक सर्किट्स के साथ। तो हमने देखा था कि जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फ्लो करता है, ऐसे ही आपके पास थर्मल सर्किट्स में हीट का फ्लो चल रहा है। और जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट्स में आपके पास रेजिस्टेंस आती है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इस केस सर में आपके आवाज पास कट रही है। थर्मल रेजिस्टेंसेज होती हैं जिनको आप एवेलुएट। जी सर जी आवाज नहीं आ बताइए रही कोई क्लियर। पॉइंट। सर सर अभी आ रही है सर आपको आवाज आवाज़ की? क्लियर नहीं आ रही। आपकी आवाज कट कट के आ रही है। सर आवाज क्लियर नहीं आ रही। हाँ जी, अब आ रही है आवाज़ ठीक है आपको? कट रही है सर। कट कट के आ रही है सर आवाज, नेट प्रॉब्लम होता है हमारे यहाँ वैसे भी। ठीक कर लेते हैं, अभी नेट को ठीक कर लेते हैं। हाँ जी, अब क्लियर है आवाज़? जी सर अब सही आ रही है। जी सर। हाँ, अब ठीक है। अच्छा जी, हम डिस्कस ये कर रहे थे कि हम एनोलॉजी क्रिएट करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट्स की थर्मल सर्किट्स के साथ। थर्मल सर्किट्स में हीट के रेट को आप करंट के तौर पे ज्यूम करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट्स में करंट होता है, यहाँ पे हीट का फ्लो होता है या हीट का रेट होता सर है। स्क्रीन सेम शो इसी नहीं तरह हो से रही है आपकी। मेरी ना दो चीज़ें आ रही होंगी आपके पास। एक प्रेजेंटेशन होगी, उसके ऊपर क्लिक करें आपको स्क्रीन शो हो जाएगी। इंजीनियर यासिर यासिन और नीचे प्रेजेंटेशन लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है जी, होगी स्क्रीन शो या नहीं अभी? नहीं हो रही सर शो। जी सर हो गई। हो रही है सर शो। सर आप हो रही है रीज्वाइन लेकिन करें फिर आवाज काकें, कट के आ रही है। हो रही है सर। ओके सर। रीज्वाइन करो। रीज्वाइन करें। अब जिसको आवाज काट के आएगी वो रीज्वाइन करे, इंटरप्शन नहीं करनी है। ठीक है जी, तो हम एनोलॉजी क्रिएट करते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक करंट की एनोलॉजी, आपके पास हीट का फ्लो रेट होता है और रेजिस्टेंस आपके पास थर्मल रेजिस्टेंसेज होती हैं, और वोल्टेजेस का जो डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस होता है इसमें वो थर्मल डिफरेंस होता है। तो ये एनालॉजी होती है। एनालॉजी में हमने सबसे पहले क्रिएट जो की थी उसमें आपके पास सिंपल कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी एक्स वाई जी वाला जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसकी एनालॉजी क्रिएट की थी। और उसमें हमने प्लेट टाइप, जो प्लेट सिंपल प्लेट्स होती थी उनकी एनालॉजी को डिस्कस किया था। आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो हीट कंडक्शन इन सिलेंडर्स एंड स्फीयर्स, यानी सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपके पास किस तरह से जनरेट होती है उसको डिस्कस करेंगे। हीट ट्रांसफर थ्रू द पाइप कैन बी मॉडल्ड एज स्टेडी एंड वन डायमेंशनल। अगर आपके पास पाइप के थ्रू आपके पास हीट ट्रांसफर हो रहा हो तो पाइप के अंदर वाला आपको पता है कि पोर्शन क्या होता है, हॉलो होता है। और आपके पास हीट जो है वो अगर उसकी वॉल की साइड के ऊपर ट्रैवल कर रही हो, यानी दरमियान से आपके पास हीट बाहर निकल रही हो, तो उसकी डायरेक्शन आपके पास ये हो, ये जो डायरेक्शन होती है। The temperature of the pipe depends on one direction only, the radial direction, and that can be expressed as, आपके पास रेडियल डायरेक्शन में ही फ्लो आ रहा होता है। और उसको आप किस तरह से कर सकते हैं, आप उसको टी वुड बी द फंक्शन ऑफ आर, यानी टेम्परेचर आपका चेंज हो रहा होगा किसके अलोंग, आपके पास रेडियस के अलोंग। जैसे जैसे आप दरमियान से दूर होते जाएंगे आपके पास टेम्परेचर की चेंजेस आती जाएंगी। तो टेम्परेचर आपके पास फंक्शन बन गया किसका, रेडियस का। द टेम्परेचर इज इंडिपेंडेंट ऑफ एजिमुथल एंगल और द एक्सियल डिस्टेंस। एक्सियल डिस्टेंस से आपके पास क्या होगा, वो जो एंगल है, एक्सियल डिस्टेंस आप इसमें इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहे होंगे, बल्कि आप किसको देख रहे होंगे, आप सिर्फ रेडियल जो डायमेंशन है उसको इस वक्त अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। This situation is approximated in practice in long slender pipes and spherical containers. इन दोनों केसेस में आप इसमें क्या करते हैं, जूम करते हैं।
हमारे पास जो केस है वो केस क्या है, हीट इज लॉस्ट फ्रॉम अ हॉट वाटर पाइप टू द आउटसाइड एयर। बाहर एयर है आपके पास और अंदर हॉट वाटर आपके पास चल रहा है पाइप के अंदर, वहां से हीट लॉस्ट होती है कहाँ पे, आपके पास ये जो सराउंडिंग की एयर है इसके अंदर, इन द रेडियल डायरेक्शन, रेडियस के लॉन्ग आपके पास इसका ट्रांसफर आ रहा होता है। एंड दस हीट ट्रांसफर फ्रॉम अ लॉन्ग पाइप इज वन डायमेंशनल, तो ये वन डायमेंशनल के तौर पे आपके पास ट्रीट होती है। आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, अगर ये आपके पास इनर रेडियस R1 हो और आउटर रेडियस आपके पास क्या हो, पाइप का R2 हो। इनर रेडियस के ऊपर आपके पास टेम्परेचर हो T1 और आउटर रेडियस के ऊपर अगर आपके पास टेम्परेचर हो T2 और K आपके पास क्या हो, जो आपके पास है पाइप है उसके मटेरियल की कंडक्टिविटी आपके पास K हो, तो आपके पास इक्वेशन जो बनेगी कंडक्टेंस की, कंडक्शन की, वो आपके पास बनेगी माइनस के ए डी टी ओवर डी आर। उसमें डी एक्स होता था, इसमें डी आर आ गया क्योंकि यूनिट डायमेंशनल है, वहाँ पे एक्स आपके पास जो है वो वेरिएबल के तौर पे आ रहा होता था। यहाँ पे जो यूनिट डायरेक्शन आ रही है वो लॉन्ग द रेडियस आ रही है जिसको आप डी आर कहते हैं। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई, इसको आपने किया इंटीग्रेट, दोनों साइड्स पे अगर इंटीग्रेट करते हैं तो लेफ्ट साइड पे आपके पास क्या हो जाएगा, आप डी आर जो है वो लेफ्ट साइड पे लेके आ गए, वहाँ पे अगर डिवाइड हो रहा था तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा, एरिया को आपने निकाल लिया। ठीक है जी, तो ये आपने सारी चीज़ें कर ली एक साइड पे, जो रेडियस के ऊपर डिपेंडेंस है वो आपने एक साइड पे कर ली, क्यों आपका रेडियस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सेम इसी तरह से एरिया जो है वो सरफेस एरिया होता है, दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर एल। 2 पाई आर एल आपके पास यानी आर के ऊपर डिपेंडेंसी है, तो इसको आप डी आर वाली साइड पे ले, राइट साइड पे आपके पास बचा के और डी टी, और यहाँ पे आप इसको टेम्परेचर के थ्रू इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन आपने की तो आपके पास नेट जो रिजल्ट आता है वो आपके पास आता है जी 2 सर ये आवाज नहीं आ रही आपकी। सर बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही। सर आवाज कट गई है सर। सर आवाज आनी बंद हो गई है। वेट कर लो, कोई मसला हो गया होगा। ओके ठीक है। सर चले गए छठी। ओ भाईजान क्विज हो ना। हाँ जी होना। हाँ जी, अब होपफुली आप ये आवाज आ रही है ना अभी? सर आप आइए ना, होपफुली के बाद ठीक है जी, आप इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन का जो रिजल्ट आता है आपके पास है क्यू स्क्रीन डॉट, शो नहीं हो आप रही। एक साइड पे रखें और बाकी सारी चीजों को स्क्रीन दूसरी नहीं आ साइड रही पे ले सर। जाएं तो आप स्क्रीन शो नहीं हो रही सर, वो लिंक हो गई है। यस सर सर। होगी है जैसे यस सर। यस सर। क्यू को आपने रखा एक साइड पे, सिलेंडर की जो कंडक्शन है हीट रेट कंडक्शन का वो आपने लेफ्ट साइड पे रखा, बाकी सारे पैरामीटर्स को इंटीग्रेट करने के बाद आप ले गए जी राइट साइड पे। राइट साइड पे जब आप इनको ले जाएंगे तो आपके पास क्या होगा, ये पैरामीटर बनेंगे 2 पाई एल के इंटू T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ R2 ओवर R1। T1 माइनस T2 आपके पास क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो आपके पास थर्मल डिफरेंस कहलाता है। थर्मल डिफरेंस ऊपर आ गया और डिवाइड आप बाकी सारी की सारी चीज को क्या कर देंगे, उससे डिवाइड कर दें तो वो आपके पास सिलेंड्रिकल
सिलेंडर के केस में आपके पास जो रेजिस्टेंस आती है उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, नेचुरल लॉग ऑफ R2/R1 डिवाइडेड बाय 2π L के। ये आपके पास क्या हो जाता है जी, ये आपके पास सिलेंडर की रेजिस्टेंस बन जाती है जब आप सिलेंडर अंदर डिस्कस कर रहे हो किस चीज को, हीट के ट्रांसफर। ठीक है जी, इसमें अगर किसी को कुछ नहीं समझ लगी तो आप पूछ लेना, बता देता हूँ। सर ये नेचुरल लॉग कैसा है R2 और R1 के साथ? एरिया इज इक्वल टू 2πRL है ना, ये जी जो एरिया है यहाँ पे 2πRL है, तो 2π भी कांस्टेंट है और L भी कांस्टेंट है। बाकी क्या बचता है, विद रिस्पेक्ट टू R इंटीग्रेट करेंगे तो 1/R को अगर आप विद रिस्पेक्ट टू R इंटीग्रेट करें तो क्या होता है, नेचुरल लॉग सर आएगा इसका, नेचुरल लॉग ऑफ R। नेचुरल लॉग ऑफ R आ जाएगा ना। और R की दो लिमिट्स गिवन है, अपर लिमिट R2 है, लोअर लिमिट R1 है, तो नेचुरल लॉग ऑफ R2 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ R1 आ जाएगा। कंबाइंड लॉग लिखेंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें। अच्छा जी, अगर स्फेयर की बात करें तो स्फेयर में इसी तरह से आपके पास जब आप इसको वैल्यूएट करेंगे तो स्फेयर की रेजिस्टेंस आपके पास बनती है R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय 4πR1 R2 के। ठीक है जी, उसमें आपके पास 2πL होता था और यहाँ पे L नहीं होगा बल्कि आपके पास रेडियस ही जो है इनर और आउटर रेडियस ही आपके पास इनकॉर्पोरेट हो रहे होते हैं। तो स्फेयर के केस में चूंकि सिमेट्री होती है तो रेडियस आपका चारों तरफ वही रेडियस, सॉरी तीनों तरफ आपके वही रेडियस घूमते हैं, यानी 360 व्यूज होते हैं उसके। तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, इस केस में स्फेयर की रेजिस्टेंस आपके पास बनती है R2 माइनस R1, नेचुरल लॉग नहीं आता, 4πR1 R2 और के। ठीक है जी, इसको आप सफेयर के केस में डिस्कस करते हैं जब तो आपके पास रेजिस्टेंस ये आ जाती है। अब अगर हम सर्किट्स को डेवलप कर रहे हैं तो सर्किट्स को डेवलप करने के लिए लेट्स सी हमारे पास है जी अंदर एक फ्लूइड चल रहा है, ये पाइप है, अंदर वाली साइड के ऊपर आपके पास एक फ्लूइड चल रहा है और बाहर उसकी पाइप की क्या है जी, वॉल है, और बाहर भी आपके पास एक फ्लूइड चल रहा है। तो आपके पास टेम्परेचर डिफरेंस आएगा कहाँ से, T∞1 से T∞2 तक। यह आपका क्या थर्मल पोटेंशियल होगा। जैसे आपके पास वोल्टेज का पोटेंशियल होता है वैसे ही आपके पास ये क्या आ गया, थर्मल ग्रेडियंट और थर्मल पोटेंशियल आ गया, T∞1 माइनस T∞, और डिवाइडेड बाय क्या होता है आपके पास, टोटल रेजिस्टेंस। आपके पास जितनी टोटल रेजिस्टेंस आएगी, जब आप इस सर्किट प्लॉट करते हैं तो पहले रेजिस्टेंस आएगी आप पहले फ्लोड जो ऑफर करेगा वो, फिर आपकी रेजिस्टेंस आएगी कंडक्शन की, एक इनर रिंग से लेके इनर रेडियस से लेकर रिंग के आउटर रेडियस तक जो ऑफर करता है रेजिस्टेंस कन्वेंशन के थ्रू। ठीक है जी, तो ये आपके पास तीनों मिलके क्या बनाएंगी, टोटल रेजिस्टेंस बनाएंगी इस सर्किट में जो ऑफर हो रही है। तो पहले वाले रेजिस्टेंस जब आप निकालना चाहें तो वो आपके पास क्या आएगी, वो आएगी आपके पास 2πRL डिवाइड मल्टीप्लाइड विद H, यानी एरिया होता है और आपके पास H होता है, HA1/HA होता है ना कन्वेक्शन के केस में। तो यहाँ पे हमारे पास सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, 2πRL आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास पहली रेजिस्टेंस आ गई कन्वेक्शन की। सिलेंडर के अंदर ये वाली जो रेजिस्टेंस होती है ये आपके पास अभी हमने निकाली है, वो क्या आती है, नेचुरल लॉग ऑफ R2/R1 डिवाइडेड बाय 2πL के। ये आ गई सिलेंडर की रेजिस्टेंस। और राइट साइड पे अगेन आपके पास सर आवाज सर कट आवाज रही नहीं आ है रही। बहुत। सर आवाज बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रही हमें पिछले 1 मिनट से।
अब आ रही है जी आवाज आप लोगों को? यस सर, अब आ रही है। तीन रेजिस्टेंसेस आई, पहली कन्वेक्शन की रेजिस्टेंस, फिर सिलेंडर की रेजिस्टेंस, और लास्ट पे फिर आपके पास क्या आ गई, कन्वेक्शन की रेजिस्टेंस आ गई। ठीक है जी, तीनों को प्लस कर दिया। सिलेंडर की रेजिस्टेंस अभी हमने वैल्यूएट की थी, उसका फार्मूला के थ्रू निकालेंगे, और कन्वेक्शन का फार्मूला होता है 1/HA। एरिया आपके पास क्या है, 2πRL है, तो ये आपके पास एरिया आ गया। बाकी एच आपके पास उसी तरह से आएगा, H2 आएगा, और एरिया A2 आएगा, 2πR2 आएगा। सफ़ेयर की अगर बात करें तो अगर ये सफ़ेयर का केस हो तो सफ़ेयर की रेजिस्टेंस आ जाएगी स्मॉल r2 माइनस स्मॉल r1 डिवाइडेड बाय 4πR1 R2 है। और साथ आपके पास जो एरिया आ जाता है इस केस में, वो आपके पास क्या आ जाता है, इस केस में आपके पास 2πRL होता था, इस केस में 4πR² होगा सरफेस एरिया। जो सफ़ेयर का सरफेस एरिया होता है उसकी वैल्यू लिखी है। क्लियर है जी? ये सर एक दफा रिपीट कर दें सर। कहाँ से समझ नहीं लगी? हाँ जी बताएं, कहाँ से समझ नहीं लगी? सर ये आर टोटल से दोबारा से बता दें। आर तो ये टोटल में 1 किस बाय 2। पॉइंट की समझ नहीं लगती? सर ये नीचे वाले सर, ये 4 कैसे हो रहा था सर, ये दोबारा बता दें सर। ये तो स्फेयर का यहाँ पे केस है, ये स्फेयर का केस है। कन्वेक्शन के केस में आपके पास फॉर्मूला क्या होता है रेजिस्टेंस निकालने का, 1/HA। एरिया, एरिया इज योर, इस केस में आपके पास एरिया सरफेस एरिया होता है। तो स्फेयर का जो सरफेस एरिया होता है उसका फार्मूला होता है 4πR²। 4πR²। तो आपके पास जब आप इनर वाले की बात करेंगे तो 4πR1² आ जाएगा, आउटर वाले की बात करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, R2 का स्क्वायर आ जाएगा एरिया के केस में। ठीक है, क्लियर है? आप ठीक हो गया सर। मल्टीलेयर सिलेंडर और स्फेयर्स अगर आपके पास हो तो आप कैसे निकालते हैं इस केस में? मल्टीलेयर में ये भी सिलेंडर की लेयर है, फिर ये लेयर आती है सिलेंडर की, फिर ये लेयर आती है, 3 लेयर्स आ गई आपके पास सिलेंडर की। T∞1 से लेके T∞2 तक आपके पास क्या हो गया जी, थर्मल पोटेंशियल आ गया आपके पास, और आर टोटल आपने निकालना है। आर टोटल के केस में सबसे पहले यहाँ पे कन्वेक्शन ऑफर होगी, कन्वेक्शन की रेजिस्टेंस आएगी, फिर पहली सिलेंडर की रेजिस्टेंस आएगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर कन्वेक्शन की रेजिस्टेंस आएगी। तो 3 सिलेंड्रिकल रेजिस्टेंसेज होंगी और 2 आपके पास कन्वेक्शन की रेजिस्टेंस होंगी। कन्वेक्शन की रेजिस्टेंस लिखी, ये सिलेंडर की रेजिस्टेंस लिखी। इस केस में आपके पास 2 रेफरेंस आर आर आएंगे, एक आपके पास आएगा R2 और दूसरा क्या आएगा, R1 आएगा। जब आप ये सेकंड वाली लेयर की बात करेंगे तो इसमें आपके पास रेडियसेस जो आएंगे वो आपके पास रेडियस आएगा R3 और R2। इसकी बात करेंगे R4 और R3 आएंगे। ठीक है जी, बाकी चीज़ें सेम है। इस तरह से स्फेयर की बात करेंगे तो 4π, स्फेयर की बात करेंगे तो स्मॉल r2 माइनस R1 पहले वाले के केस में आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 4πR1², 4πR1² और L1 आपके पास आ जाता है। 4πR1 R2 के, अगर उससे अगले वाली लेयर की बात करेंगे R3 R2 हो जाएगा, और यहाँ पे भी R3 R2 हो जाएगा। R4 R3 हो जाएगा, उससे अगले वाले में R4 और R3 यहाँ पे हो जाएगा। हाँ जी बताएं। सर ये आर ऑफ स्फेयर कैसे निकाला था? ये वाला जी सर, आर स्फेयर। स्फेयर का जो सरफेस एरिया होता है ना, स्फेयर का सरफेस एरिया, उसका फार्मूला होता है 4πR²।
सर इससे जो आगे वाला ये आर टोटल इज इक्वल टू आर जो 3 दिए ना, मिड वाला जो आर स्फेयर है वो वाला, उसका कैसे बना है? मिड वाला तो आर स्क्वायर है ही नहीं यार, R1 और R2 मल्टीप्लाई होता है। सर ये फार्मूला नहीं फॉर स्फेरिकल लेयर? कहाँ पे स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा? सर स्क्वायर मल्टीप्लाई नहीं, मैं कह रहा हूँ आर स्फेयर वो कैसे निकाला सर? आर टोटल इज इक्वल टू आर कन्वेक्शन सर ये 1 आर प्लस टू आर माइनस आर स्फेयर। वन का पूछ रहा है, ये पीछे किया है। कि रेजिस्टेंस कैसे निकाली होगा? जी सर। इस तरह यहाँ आपने इक्वेशन लिखी है ना, सेम इसी तरह से आप स्फेयर के केस में इक्वेशन लिख सकते हैं। स्फेयर के केस में सिर्फ एक चीज चेंज होती है, वो आपकी क्या होती है, वो आपके पास एरिया चेंज होता है, स्फेरिकल एरिया चेंज होता है। ठीक है जी, तो ठीक स्फेरिकल एरिया की वैल्यू पुट करें, इसको इंटीग्रेट करें, आंसर निकल आए। ठीक है सर। अच्छा जी, अगर कहीं पे भी हम बात करें किसी भी एक लेयर में डेल्टा टी अगर आर करें तो क्या वो सेम होगा या नहीं सेम होगा? यानी T2 माइनस T1 और डिवाइड करें इसको आप सिलेंडर 1 की रेजिस्टेंस के साथ, तो ये फ्राज बताएंगे ये किसके इक्वल आएगा? सर एक दो दोबारा बताएं। कौन? म्यूजिक थोड़ा स्लो करें ना, पिछले वाले म्यूजिक को थोड़ा सा स्लो करें। यस सर। आप ये वाला पोर्शन जो है, पहली वाली लेयर T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय R सिलेंडर 1, ये किसके इक्वल आएगा? सर नहीं पता सर, ये स्लाइड जल्दी खुली हुई है फिर ये मुझे नजर ही नहीं आ रहा कहीं। स्लाइड नजर नहीं आ रही है? स्लाइड नजर आ रही है लेकिन ये जो आपने बोला वो उसमें नजर नहीं आ रहा। मैं दोबारा घुमाता हूँ कर्सर में, ये आपको मेरा कर्सर नजर आ रहा है? नो सर। आना चाहिए। पहली यस सर, लेयर यस का आपको आइडिया होगा। यस सर, यस सर। T1 वाला। हाँ, ये पहली सिलेंडर की रेजिस्टेंस यहाँ पे ऑफर होगी ना, ये पहली लेयर है आपके पास। यस सर, यस। ये पहली सिलेंडर की रेजिस्टेंस है। T2 माइनस T1 यस सर। डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ cylindrical part 1, that Yes, is sir. equal to what? क्यू कहीं होगी सर। Q डॉट के इक्वल होगी या माइनस Q डॉट के इक्वल होगी? सर ये माइनस क्यू डॉट। माइनस Q डॉट के इक्वल होगी। और अगर आप सेकंड की बात करें, सेकंड लेयर की, तो इसमें किसके इक्वल होगी? इसमें माइनस क्यू डॉट। ठीक है जी, तो ये आप लोगों को समझ लगी कि ये माइनस या Q जो है आपके पास, चूंकि वो करंट की एनालॉजी होती है और सीरीज के केस में आपके पास करंट सेम रहता है, इसमें आपके पास क्या होगा? ठीक है फैजल, म्यूट कर। तो आपके केस में क्या होगा कि डेल्टा टी अगर आर आप किसी भी पोर्शन के ऊपर निकालेंगे तो आपके पास क्या होगा? वो कांस्टेंट आएगा और ये वन डायमेंशनल स्टेडी कंडक्शन का केस होगा। ठीक है, तो Q डॉट इज बेसिकली इक्वल टू T इंफिनिटी 1 माइनस T1 डिवाइडेड बाय R कन्वेक्शन 1। ठीक है जी, ये मतलब आगे उसको बताया हुआ है कि ये कैसे, मैं आपको बात कर रहा था कि ये कैसे चीजें चल रही हैं। R कन्वेक्शन 1 के बाद आपके पास है R1 R2 और फिर है R कन्वेक्शन 2।
ये जो अभी सर्किट शो किया गया। और टी इन्फिनिटी 1 से आप शुरू होते हैं, T1 आता है, फिर T2 आता है, फिर T3 आता है, और फिर T इन्फिनिटी 2 आता है आपके पास। तो T इन्फिनिटी 1 माइनस T1 आप करेंगे और डिवाइड करेंगे इसको R कन्वेक्शन 1 के साथ, तो आपके पास क्या आएगा? आपके पास आएगा जी ये Q डॉट के इक्वल। फिर अगर आप T इन्फिनिटी 1 माइनस T2 करते हैं तो कितनी रेजिस्टेंसेस काउंट होंगी? 2। अगर आप करते हैं T1 माइनस T3 तो इसमें 2 R1 और R2 काउंट हो रही होंगी। अगर आप करते हैं T2 माइनस T इन्फिनिटी T2 तो इसमें आपके पास R2 और R कन्वेक्शन 2 रेजिस्टेंसेस इनकॉर्पोरेट हो रही हैं। ठीक है जी, ये क्लियर है? इसका कॉन्सेप्ट बन गया आपको? नहीं सर, दोबारा बता दें। ये कहाँ से नहीं बना पाते सर, ये पहले वो ले रहा है T इन्फिनिटी 1 माइनस T1, दोबारा फिर T इन्फिनिटी 1 माइनस T2, फिर वो ले रहा है T1 माइनस T3। वो सीक्वेंस में क्यों नहीं है? इस सर्किट के किसी भी नॉब के ऊपर, किसी भी पॉइंट के ऊपर आप एक पॉइंट रेफरेंस रखें, कोई सा भी एक पॉइंट रेफरेंस रखें, और दूसरी नॉब को आप कहीं पे भी प्लेस करें। पहले हमने रखा इसको रेफरेंस पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, और दूसरी नॉब हमने रखी इस पॉइंट के ऊपर, तो कितने रेजिस्टेंसेस आएंगे? यानी T इन्फिनिटी 1 आपने पहला पॉइंट फिक्स किया और T1 आपके पास दूसरा पॉइंट आया, तो इस केस में आपके पास कितनी रेजिस्टेंस ऑफर होती है? एक ही रेजिस्टेंस ऑफर होती है। वो रेजिस्टेंस आपकी क्या कहलाती है? R कन्वेक्शन 1 कहलाती है। T इन्फिनिटी 1 माइनस T1 डिवाइडेड बाय R कन्वेक्शन, जो इन दोनों के दरमियान रेजिस्टेंस आ रही है उससे डिवाइड कर दें। अब फर्ज करें आप ये करते हैं कि आप T1 से लेके T इन्फिनिटी 2 तक चले जाते हैं, सिमेट्री को छोड़ें, किसी भी दो पॉइंट को आप चूज करते हैं, तो कितने रेजिस्टेंसेस आएंगी? रोल नंबर 42 आप बताएं मुझे। 3 आ रही हैं सर। कौन कौन सी? R1, R2 और R कन्वेक्शन 2। ठीक है जी, क्लियर हो गया है। तो ये सिमेट्री लाजमी नहीं है, आप किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर चूज करेंगे दो पॉइंट्स को, तो आपके पास वो Q डॉट के इक्वल ही आएगा। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ? यस सर। अब एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है जिसको आप कहते हैं क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन। इंसुलेशन होती क्या है? रोल नंबर 24 बताएंगे। सर, इंसुलेशन किसी भी मटेरियल को हम इंसुलेट करते हैं ताकि कोई भी हीट उसके अंदर से पास ना हो, जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन होती है और हीट रेजिस्टेंस के लिए इंसुलेशन होती है। सही है। तो जो आपके पास स्टीम की लाइंस होती हैं, क्या इनको भी आप इंसुलेट करते हैं? सॉरी सर, आवाज नहीं आई। जो आपके पास स्टीम की लाइंस होती हैं, स्टीम आपकी बॉयलर से स्टीम जो है स्टीम टरबाइन में पहुंचाते हैं या कहीं और, तो क्या उन लाइंस को भी आप इंसुलेट करते हैं? जी सर, उनको भी इंसुलेट किया जाता है ना। उस इंसुलेशन को क्या कहते हैं? सर, उस इंसुलेशन को ये थर्मल इंसुलेशन ही कहते हैं मेरे ख्याल से। थर्मल इंसुलेशन होती हैं, और उसकी एक टाइप होती है, वो आपको याद है या नहीं याद? सर, ज़हन में नहीं है सर। कॉव वूल मैंने आपको बताई थी जब थर्मो 2 पढ़ा रहा था। मैंने आपको बताया था कि स्टीम के हेडर्स को आप कॉव वूल, और उसके अंदर आपने ग्लास को बिल्कुल पीस के ग्लास को डाला होता है, ग्लास यानी शीशे को कॉव वूल के अंदर। ठीक है, तो वो आपकी इंसुलेशन बनती है। वूल होती है ना, वूल कपड़ा जिस तरह से होता है, इस तरह की कॉव वूल होती है। कॉव वूल इज बेसिकली या टाइप ऑफ, जिस तरह आप कह सकते हैं कि आपके पास फ्लफी वूल टाइप होता है। जी सर। ठीक है, तो वो इस तरह की इंसुलेशन होती है। उनका काम आपकी थर्मल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना होता है, उसको आप कहते हैं। ठीक है, मैं आगे बढ़ाता हूँ। उसको आप कहते हैं इंसुलेशन की रेजिस्टेंस। वो जो थर्मल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं उनको आप कहते हैं इंसुलेशन की रेजिस्टेंस। फर्ज करें आपके पास एक पाइप है जिसका ऊपर रेडियस आपके पास R1 है, वहाँ पे आपने इंसुलेशन लगा दी, तो इंसुलेशन आपने जो इंस्टॉल की वो R1 से लेके R2 तक इंस्टॉल की, और इसको जो रेजिस्टेंस ये ऑफर करेगी उसको आप कहेंगे R इंसुलेशन।
और इसके बाहर क्या होगा, आर कन्वेक्शन। ठीक है जी। Adding more insulation to a wall or to the attic always decrease heat transfer, since the heat transfer area is constant, and adding insulation always increase the thermal resistance of the wall without increasing the convection resistance. Convection resistance को आप इंक्रीज नहीं कर रहे, बल्कि आपने क्या किया, दरमियान में एक और रेजिस्टेंस इंक्लूड करवा दी। वो रेजिस्टेंस आपकी क्या करेगी, वो हीट ट्रांसफर को रोकेगी, बाहर आपका हीट ट्रांसफर नहीं होने देगी। ये आपकी इंसुलेशन, ये आपकी रेजिस्टेंस, सॉरी, ये आपकी रेजिस्टेंस क्या कहलाती है, ये आपकी रेजिस्टेंस इंसुलेशन की रेजिस्टेंस कहलाती है। इन अ सिलेंड्रिकल पाइप और अ स्फीयर शेल द एडिशनल इंसुलेशन इंक्रीजेस द कंडक्शन रेजिस्टेंस ऑफ द इंसुलेशन लेयर but decreases the convection resistance of the surface because of the increase in the outer surface area of the convection. ठीक है जी, इस बात की समझ लगी आपको? यस सर। इंक्रीज किस चीज की रेजिस्टेंस को करेगी, वो इंक्रीज करेगी, वो इंक्रीज करेगी आपकी जो आपकी कंडक्शन की रेजिस्टेंस है उसको इंक्रीज कर देगी, और कन्वेक्शन की रेजिस्टेंस को डिक्रीज कर देगी। The heat transfer from the pipe may increase or decrease depending upon which effect dominates. कौन सा इफेक्ट डोमिनेट करता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास हीट ट्रांसफर जो है वो पाइप के अंदर इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। An insulated cylindrical pipe exposed to convection from the outer surface and the thermal resistance network associated with it can be written as Q dot would be equal to T1 minus T infinity, and there are two resistances being involved at the outer boundary of the pipe to the environment. The first one is our insulation and the second one is basically our convection. Our insulation can be found as cylindrical resistance. तो cylindrical resistance को लिखने का फार्मूला आपके पास होता है नेचुरल लॉग ऑफ R2 ओवर R1 डिवाइडेड बाय 2 पाई L के। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इंसुलेशन की रेजिस्टेंस आ जाएगी, और ये रेजिस्टेंस आपको पता है H A के इक्वल होती है। एरिया इस केस में आपके पास क्या होगा, 2 पाई R है, तो इक्वल होगा सरफेस एरिया, तो वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। The critical radius of insulation for a cylindrical body. Critical radius can be evaluated as, उसको आप evaluate कैसे कर सकते हैं, K over H के साथ। The critical radius of insulation for a spherical shell. पाइप के केस में आप K over H के साथ evaluate कर सकते हैं, और आप जब बात करते हैं स्फीयर की तो आपके पास 2K over H आपके पास फॉर्मूला है। K आपके पास नोन क्वांटिटी होती है जिसको आप थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं, H आपके पास कांस्टेंट होता है कन्वेक्शन का जो आपके पास नॉन क्वांटिटी होती है। तो इन दोनों की रेशियो से आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने कितनी मोटी इंसुलेशन लगानी है, जिसको आप क्रिटिकल सिलेंडर आर क्रिटिकल सिलेंडर के साथ शो किया गया। क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन, द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द क्रिटिकल रेडियस। हीट ट्रांसफर तो नहीं होगी सर कन्वेक्शन इस केस में? जी क्या समझ नहीं लगी, कन्वेक्शन इस केस में क्या होगी? मतलब इंसुलेशन कर दिया ना हमने सिलेंडर का अंदर वाला हिस्सा, मतलब इनर पार्ट, तो वो कन्वेक्शन तो नहीं होगी ना इसमें? हीट ट्रांसफर कन्वेक्शन होगी लेकिन कम हो जाएगी ना। ठीक सर। कन्वेक्शन होगी तो सही, लेकिन हीट का लॉस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, आपने इंसुलेशन को इंट्रोड्यूस करवा दिया। ठीक सर। The largest value of the critical radius we are likely to encounter is K maximum of the insulation divided by H minimum. K maximum of the insulation आपके पास जब maximum insulation K हो और minimum H हो तो आपके पास ये रेशियो क्या होगी, ये ज्यादा होगी। ठीक है जी। तो we can insulate hot water or a steam pipe freely without worrying about the possibility of increasing the heat transfer by insulating the pipe of 1 centimeter insulation. तो ये आपके पास साइज देता है कि आपने इंसुलेशन का साइज कितना रखना है, क्रिटिकल रेडियस। ठीक है जी। तो
यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. दैट इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर.